नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताते हैं। 7वें चरण के चुनाव प्रचार में जुटी सपा। अखिलेश यादव करेंगे ताबड़तोड़ रैली। मऊ, गाजीपुर और चंदौली में अखिलेश यादव प्रचार करेंगे। गोपागंज, घोसी, मऊ में अखिलेश करेंगे जनसभा। गाजीपुर में अखिलेश करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। तो आपको बताते चले 7वें चरण के चुनाव प्रचार में सपा पूरी तरीके से जुट चुकी है। अखिलेश यादव ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले। सुबह 10 बजे लखनऊ से रवाना होंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। सुबह 11 बजे वाराणसी से मऊ के लिए होंगे रवाना। तो वहीं आपको बता दें सुबह 11:30 बजे इंटर कॉलेज कोपागंज, घोसी, मऊ में वो जनसभा करेंगे और दोपहर 12:20 पर कासिमाबाद, गाजीपुर में वो जनसभा करने वाले हैं। तो अखिलेश यादव पूरी तरीके से 7वें चरण के चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। दोपहर 2 बजे लंका मैदान गाजीपुर से जनसभा करेंगे और दोपहर 2:50 पर इंटर कॉलेज गाजीपुर में करेंगे जनसभा। दोपहर 3:50 पर पॉलिटेक्निक का मैदान चंदौली में वो जनसभा करने वाले हैं और शाम 4:45 पर वाराणसी पहुंचेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। रात 8 बजे वाराणसी में रोड शो करेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और रात 10:45 पर लखनऊ पहुंचेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। तो आज के पूरे कार्यक्रम आपको हमने विस्तार से बताया कि किस तरीके से 7वें चरण के चुनाव प्रचार में सपा जुटी हुई है और आज क्या कुछ अखिलेश यादव प्रचार में करने वाले हैं। आखिरकार कहां-कहां उनकी रैलियां और कहां-कहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मऊ, गाजीपुर और चंदौली में प्रचार करने वाले हैं। 7वें चरण के चुनाव प्रचार में सपा जुट गई है और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सरेआम चाकू से हमला किया गया है। थाना गुडुब्बा के टेढ़ी पुलिया चौराहे का यह मामला आपको बता रहे हैं। चौराहे पर दो पक्षों में चले जमकर लात घुसे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक व्यक्ति गंभीर रूप से इसमें घायल हो गया। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। चौराहे पर दो पक्षों में जमकर लात घुसे चले हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दो पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं और उसके बाद आपको बताते चले इस विवाद में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। सरेआम लात घुसे चले हैं। बीच चौराहे पर दो पक्षों में विवाद हो जाता है। सरेआम चाकू से हमला कर दिया जाता है। तो ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से दो पक्ष आपस में भिड़ गए। लखनऊ की ये तस्वीरें और जमकर लात घूसे और ईंट पत्थर भी चले। एक व्यक्ति गंभीर रूप से इस विवाद में घायल बताया जा रहा है। सरेआम चाकू से हमला कर दिया जाता है। दो पक्षों में चले जमकर लात घूसे। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये लखनऊ की तस्वीरें हैं। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कुल 7 चरणों में मतदान होना है। इनमें से 6 चरण के लिए वोटिंग संपन्न हो चुकी है। अब सिर्फ एक चरण के लिए मतदान बाकी है। आपको बताते चले छठे फेज के लिए गुरुवार यानी 3 मार्च 2022 को वोटिंग हुई। इस फेज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर जैसे नेता का भाग ईवीएम में बंद हो गया है। छठे चरण के चुनाव को देखते हुए सुरक्षा भी व्यापक रही ताकि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से चल सके। मतदाता बिना किसी बाधा या भय के अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर सुरक्षा के छठे फेज में पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ज्यादा से ज्यादा लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग किया है। 53% से ज्यादा का मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश में 6 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। वहीं सभी पार्टियां 7वें चरण के चुनाव प्रचार की तैयारी में जुट गई हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी सोनभद्र के ओबरा में पहुंची, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका ने सभा को संबोधित करते हुए किसानों, नौजवानों, छोटे व्यापारियों और महिलाओं को
सशक्त बनाने पर जोर दिया। वहीं प्रियंका ने इस दौरान बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने बीजेपी की नीति और नियत पर सवाल उठाए हैं। वहीं प्रियंका ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा है और लगातार सरकार पर निशाने साधे। जिंदाबाद प्रियंका गांधी जिंदाबाद। जब कुंभा में नरसंहार हुआ तभी मैं रामराज जी से मिली थी। उस समय पुलिस प्रशासन और जो भूमाफिया दीदी प्रणाम। दीदी प्रणाम। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इन दिनों बनारस में है। वो कबीर चौराहा स्थित विलक्षण संत कबीर की मूल गद्दी में रुकी हुई हैं और आज सुबह उन्होंने बिल्कुल सादा और अनौपचारिक, आपको बताते चले, मठ में स्थित कबीर के बचपन और उनके व्यवसाय से जुड़ी पुरानी सामग्रियों को भी उन्होंने देखा। तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कबीर चौराहा संगीत की वैश्विक केंद्र है। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत की 3 प्रमुख विधाओं में शास्त्रीय व गायकों की जितनी सामग्री थी उन्हें देखा है और साथ ही साथ उन्होंने बातचीत भी करी है। कुशीनगर की फाजिल नगर विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे अशोक मौर्य के विरुद्ध केस दर्ज कर दिया गया है। आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर के ये मामला दर्ज किया गया है। वहीं आपको बता दें, रात में ही पुलिस ने अशोक मौर्य को धारा 41(1) की नोटिस देते हुए उन्हें जनपद की सीमा से बाहर भेज दिया। साथ ही साथ अशोक को सख्त हिदायत दी गई है कि चुनाव प्रक्रिया तक जनपद की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे। हैं जब जांच के बाद आगे की कार्रवाई। गिरफ्तारी की सूचना बिल्कुल गलत है। एक सूचना शाम को मिली थी जो फाजिल नगर के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बेटे द्वारा पैसा बांटा जा रहा है और प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिस शिकायत पे तत्काल मौके पे टीम गई थी और वहाँ पे 3 गाड़ियाँ और 7-8 लोग पाए गए थे और उनके बेटे को पूछताछ के लिए थाने पे लाया गया। और जो ये क्लियर वायलेशन है एमसीसी का, जो 48 घंटे के अंदर जो उस विधानसभा का जो मतदाता नहीं है वो वहाँ नहीं रहना चाहिए। तो ये किस परिस्थिति में वहाँ पाए गए। यूक्रेन और रूस में जंग जारी है। यूक्रेन और रूस के आक्रामक रवैये के बीच चल रही जंग के दौरान यूक्रेन में फंसे कई भारतीय जो वापस अपने देश सुरक्षित आए हैं। आपको बता दें, संकट की घड़ी में भारतीय सरकार अपने भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से भारत लाने में सफल रही है। हालांकि अभी कई भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं जो यूक्रेन में हैं और उनको भी भारत सरकार वापस लाने का प्रयास लगातार कर रही है। यूक्रेन की हालत कितनी भयावह है ये अब किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। देखा जा रहा है कि क्या हालात वहां के हैं और सभी देशों के सभी देशों ने बोल दिया है कि अपने अपने नागरिक जो उनके हैं वो किसी भी तरीके से वहां से निकले। और भारत भी लगातार यूक्रेन से अपने नागरिकों को वापस लेकर आ रहा है। 28 तारीख को कुछ नागरिक वहां से वापस हुए हैं, जिसमें से लखनऊ के लगभग 11 छात्र हैं, जिनमें से एक पूजा यादव जी हमारे साथ हैं। और आइए जानते हैं उनसे कि किन स्थितियों का सामना पूजा जी को करना पड़ा है। पूजा जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इंडिया वापस, अपने वतन वापस लौट आई हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे पूजा जी, क्या स्थिति रही वहाँ पर, किन स्थितियों का आपको सामना करना पड़ा? कंडीशन तो वहाँ बहुत ज्यादा बुरी है। इवन जब मैं थी तो थी और अभी तो और भी ज्यादा बुरी हो रही है डे बाय डे। जैसे जैसे डे वहाँ पे गुजरते जा रहे हैं, हम सोचे कि थोड़ा कम होगा बट कुछ कम नहीं हो रहा। वहाँ पे डे बाय डे वहाँ पे क्रिटिकली कंडीशन होती जा रही है। तो पहले थोड़ा नॉर्मल सोच रहे थे कि हाँ बॉर्डर साइड ही कुछ होगा, इतना इधर नहीं होगा, क्योंकि मैं वेस्टर्न पार्ट से बिलोंग करती हूँ। मैं इवानो फ्रांस के सिटी से हूँ। तो वहाँ पे फिर जब जिस दिन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ 24 को, तो उस दिन 7-8 सिटी में बॉम्ब ब्लास्ट उन्होंने कर दिया एक साथ मॉर्निंग में। फिर तो हमारे यहाँ एयरपोर्ट वगैरह भी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, मिलिट्री कैंप डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर हम लोग बहुत ज्यादा डर गए। मॉर्निंग में जब उठे तो ऐसा लगा कि अब खत्म सब कुछ, अब कुछ नहीं बचा। हम अपने पेरेंट्स को पता नहीं मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, हमें कोई भी अंदाजा नहीं था।
बस हम अपना पासपोर्ट और वीजा ढूंढ रहे थे कि बस वो रेडी रखे, अगर कुछ भी होता है तो बस हमको उसको लेके भागना है ताकि हम बॉर्डर उसी से क्रॉस कर सकते हैं, और तो हमारे पास कुछ नहीं है। इतना डरे हुए थे हम लोग। फिर उसके बाद हमने फिर थोड़ा बहुत बात करना शुरू की एम्बेसी वगैरह उनसे, फिर हम टच में रहे, पूरा टाइम टच में रहते थे। फिर उन्होंने हमसे बात करनी कि अब कुछ भी हो जाए बस यहाँ से हमको निकालिए आप लोग। तो इतना उन्होंने एक्शन नहीं लिया वहां से निकालने के, उन्होंने ये था कि उनको क्या बॉर्डर तक आप पहुंच जाइए, फिर उसके बाद आपको पूरी हेल्प मिलेगी। तो फिर ये हमने यूनिवर्सिटी से बात की, यूनिवर्सिटी को इतना खास हमको उनका कोई हेल्प नहीं मिला, बट हम जितने सीनियर्स वगैरह थे हम सबने सोचा कि अब हमें कुछ हिम्मत करना पड़ेगा, हमें हिम्मत करके यहाँ से निकलना होगा। अब यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं हो सकता, हम कब तक बंकर में रहेंगे, हम कब तक ऐसे छुपे रहेंगे, निकलना ही पड़ेगा। सिचुएशन खराब ही हो रही है। फिर हमने बस वगैरह का अरेंजमेंट वगैरह कराया जो भी है, फिर हमने फ्लैग वगैरह लगवाया बस पे। फिर उसके बाद फिर वहां से मेरा 3-4 घंटा में लगा था बस से बॉर्डर तक पहुंचने के लिए। फिर बॉर्डर के वहां पे इतनी ज्यादा वहां भीड़ लगी, ऑलरेडी वहां के सिटीजन वाले लगे हुए हैं, लाइन लगी है वहां कार की। तो फिर हम लोग करीब 40-50 किलोमीटर हम लोग वॉक करके गए, पैदल गए। इतनी ठंड में हम लोग कैसे पैदल गए हम ही जानते हैं। वहाँ -5 -10 डिग्री सेंटीग्रेड वहां चल रहा है, स्नोफॉल हो रहा है अभी तो वहां पे पिछले 2 दिनों से। तो जैसे यहाँ बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वो लोग बहुत ही हेल्प कर रहे हैं, नो डाउट उसमें पूरी हेल्प मिल रही है बच्चों को। वैसे वहां के लिए भी कुछ करें जो बच्चे बहुत दूर है बॉर्डर से। जैसे मेरी फ्रेंड है वो डेनीप्रो की है, वो आ रही है, तो उसके शायद एजेंट लोगों ने हेल्प की है, जो भी उन्होंने बात की होगी, तो वो भी हंगरी बॉर्डर से आ निकलेगी शायद 1-2 दिन कल या परसों वो क्रॉस करेंगे। तो उनको बोला है हंगरी बॉर्डर से आने के लिए। पूजा जी, अभी आपके साथ आपकी शायद मामी जी बैठी हुई हैं, मामी जी से पूछेंगे। मामी जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपकी भांजी वापस आ गई है, और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा क्या आप दोबारा इनको यूक्रेन भेजना चाहेंगी? क्यों नहीं सर, अच्छी स्थिति वहाँ की रही तो जरूर भेजेंगे। बच्चों की पढ़ाई की भाई बात है, यहाँ तो जिंदगी इनकी वहीं से बननी है। अच्छा, क्या स्थिति रही जब तक इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था, लौट के नहीं आए? स्थिति तो बहुत ही खराब थी सर, लेकिन फिलहाल बच्चे सही सलामत वापस आ गए, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। और जो बच्चे फंसे हैं उनका मोदी सर से यही रिक्वेस्ट है सर, उन्हें भी किसी तरह यहाँ सही सलामत अपने घर बच्चों को पहुँचा दें अपने पेरेंट्स के पास। और जिनकी पेरेंट्स इस तरह हालात में हैं, जिनके बच्चे नहीं आए हैं, उनके लिए तो खैर बहुत ही दुख हम लोगों को अभी हो रहा है कि किसी तरह उनके बच्चे वापस आ जाएं। और तो जो है सब ठीक है। पूजा जी, आपसे एक आखिरी सवाल और पूछना चाहेंगे कि जैसे यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि यूक्रेन में अधिकतर लोग MBBS की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, इंडिया में क्यों नहीं करते हैं? क्या कारण है ऐसा कि वो बच्चे यहाँ से वहां जाते हैं और इतना खर्चा होता है, सारी चीजें हैं, तो ये चीज इंडिया में क्यों नहीं और यूक्रेन में क्यों? बेसिकली सर ये बहुत ही कंट्रोवर्सी पॉइंट है, इसमें हर एक बच्चे की अलग अलग ओपिनियन है। अब मैं इसमें क्या बोलूं, जैसे कुछ बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, 1-2 ड्रॉप्स लेते हैं, फिर कुछ बच्चे के मार्क्स इतने नहीं आ पाते, मतलब कुछ मार्क्स से भी उनके रह जाते हैं। जैसे अभी जो कट ऑफ चल रहा है 600+ चल रहा है, उससे जिसके कम आते हैं तो उनको MBBS नहीं मिलता है। और हर बच्चा प्राइवेट कॉलेज नहीं अफोर्ड कर सकता, जो एक मिडिल क्लास फैमिली है या लोअर मिडिल क्लास फैमिली है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। जो प्राइवेट कॉलेज की फीस है उसके 70 लाख के ऊपर ही है बेसिकली। अगर हम एरा देखें, ये सब देखें तो करोड़ों में लगता है, तो हर पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर जैसे कुछ बच्चों को भी गवर्नमेंट मिल भी जाता है, जैसे मुझे मिल भी रहा था, तो जैसे हम आयुर्वेद होम्योपैथ वगैरह मिल जाता है, तो ये होता है कि नहीं हमें MBBS करना है, तो फिर उसी चीज में बच्चे लोग जाते हैं, भाग रहे। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रिपरेशन भी नहीं करते, 12th के बाद ही तुरंत ले लेते हैं बाहर एडमिशन, तो उनको शायद एक बार ड्रॉप लेना चाहिए, हिम्मत करना चाहिए, एक बार तो उनको एग्जाम देना चाहिए नीट का। उनको देखना चाहिए कि हाँ वो क्या पता वो निकाल ले तो यहीं से MBBS कर ले, तो हिम्मत नहीं आनी चाहिए, ट्राई करना चाहिए। लेकिन हाँ, जिसने 1-2 बार किया है, कुछ मार्क्स उसका रह जा रहा है, इसको MBBS ही करना है, तो बच्चा निकलता है यहाँ से। तो इतना कोई वो नहीं रहता कि वो भी बहुत ही प्रेशर डाल के नहीं कह रहे थे कि नहीं निकल जाओ, वैसे उनको भी बहुत ज्यादा प्रेशर लगे बोला जाएगा नहीं आपको सेफ। जैसे यूएस के लोगों ने अपने सिटीजन्स को कीव से बहुत पहले निकाल लिया था, जैन लास्ट में निकाल लिया, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अंदाजा था कि बहुत बुरा होना है। जापान वाले लोगों ने भी अपने सिटीजन्स को निकाल लिया था जैन लास्ट में। हमारे यहाँ इंडियन से इतना कुछ वो नहीं था कि हाँ बहुत बुरा होने वाला आप निकल जाए, इतना कुछ नहीं था। नॉर्मली था कि हाँ टेम्परेरी बेस पे आप लोग खाली कर दीजिए ये वो। लेकिन खारकी वाले लोगों को उनके जो एजेंट है शायद हरदीप सर, उन्होंने बोला था कि नहीं आप निकलिए यहाँ से, बिल्कुल सेफ नहीं, खारकी वाले को तो निकलना ही चाहिए, क्योंकि खारकी बॉर्डर साइड आता है रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर, तो वो तो बिल्कुल ही सेफ नहीं थे, उनको तो सच में निकलना ही चाहिए था। तो बस आधे शायद वहाँ बच्चे कुछ निकले कुछ नहीं निकले। अच्छा, अभी तो आप अपने घर पहुंच गई हैं, अपने परिवार के साथ हैं,
अभी मैं अगर पूछूं कि वहाँ के लोकल नागरिकों का क्या हाल है और अभी लगभग कितने लोग वहाँ पर भारत के फंसे होंगे, जो आपको एक अंदाजा होगा क्योंकि आप वहाँ लोकल रही हैं 3 साल से, तो आपको पूरा आइडिया होगा कि अभी वहाँ कितने लोकल लोग फंसे हुए हैं जो भारत के हैं, और वहाँ के खुद लोकलाइट लोग कितने हैं जिनको कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही, और अभी ये स्थिति कितनी भयानक होने वाली है, इसका कुछ अंदाजा आप बता सकते हैं? फिलहाल अराउंड अगर मैं पूरा बच्चों की बात करूं इंडियंस की तो 20,000 तक होंगे बच्चे, और अभी भी जब मैं निकली तो मेरी 5th फ्लाइट थी, तो उस टाइम शायद 12, 13 या 1500 बच्चे निकले थे, लेकिन अभी की डेट में अगर देखा जाए तो शायद 2-3 हजार बच्चे निकल चुके हैं वहां से, बट अभी भी स्टिल वहां बहुत बच्चे हैं। आप देखिए रेशियो देखिए 20,000 कहाँ बच्चे, और अभी भी 3 या 4 हजार बच्चे ही निकले होंगे ज्यादा से ज्यादा, तो अभी बहुत बच्चे वहां फंसे हैं, बहुत बच्चे वहां फंसे। क्या लगता है इंडियन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ढीली पड़ रही है क्या? गवर्नमेंट उस टाइम पे थोड़ी नॉर्मल थी, बट अभी मैं सुन रही हूँ आज और कल में तो उन्होंने फोर्स अपनी बढ़ाई है, फ्लाइट्स भी बढ़ाई है इन्होंने अपनी, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर वो ऐसे और हेल्प करेंगे तो बच्चे जल्दी से जल्दी बाहर निकलेंगे। एक चीज और बोलना चाहूंगी गवर्नमेंट से कि जितना वो हमें बॉर्डर के बाद हेल्प कर रही है, प्लीज वो पहले भी हेल्प करे, क्योंकि जैसे हम जो सिटी थोड़ा बॉर्डर के पास है वो तो चलो हिम्मत करके सोचेंगे 1-2 घंटे का सफर हम कैसे भी निकल जाए, बट जो सिटी बहुत दूर है जैसे कीव हुआ, खार्किव हुआ, ये सब बहुत ही दूर है, अराउंड 1000 या 1000 से ज्यादा किलोमीटर, 14,000 किलोमीटर से आपका डिस्टेंस, तो वो बेचारे तो सोच भी नहीं सकते कि हम अकेले निकले कैसे वहां से। वो इतने दहशत में है कि उनके लिए तो बाहर अपने लिए फूड लेने के लिए मुसीबत है, तो वो कहाँ से बॉर्डर पहुंचने तक का सफर तय करेंगे। वो लोग बिल्कुल सेफ नहीं, अपने आप वो निकल ही नहीं सकते, बहुत डरे हुए हैं वो लोग, वो सोचते हैं जहां वहीं पड़े रहे। एटलीस्ट उनके लिए कुछ करे गवर्नमेंट, प्लीज वहां से उनके लिए अरेंजमेंट कराए, उनकी यूनिवर्सिटी से जो भी वहां से उन लोग को लेके आया जाए, वहां से बस का अरेंजमेंट कराए, जो भी कराए, वहां जाके वहां से कुछ उन लोग को निकाला जाए। तो इतना कोई वो नहीं रहता कि वो भी बहुत ही प्रेशर डाल के नहीं कह रहे थे कि नहीं निकल जाओ, जैसे उनको भी बहुत ज्यादा प्रेशर डाल के बोला जाएगा नहीं आपको सेफ, जैसे यूएस के लोगों ने अपने सिटीजन्स को कीव से बहुत पहले निकाल लिया था, जैन लास्ट में निकाल लिया, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अंदाजा था कि बहुत बुरा होना है। जापान वाले लोगों ने भी अपने सिटीजन्स को निकाल लिया था जैन लास्ट में। हमारे यहाँ इंडियन से इतना कुछ वो नहीं था कि हाँ बहुत बुरा होने वाला आप निकल जाओ, इतना कुछ नहीं था, नॉर्मली था कि हाँ टेम्परेरी बेस पे आप लोग खाली कर दीजिए ये वो। लेकिन खार्किव वाले लोगों को उनके जो एजेंट है शायद हरदीप सर, उन्होंने बोला था कि नहीं आप निकलिए यहाँ से, बिल्कुल सेफ नहीं, खार्किव वाले को तो निकलना ही चाहिए, क्योंकि खार्किव बॉर्डर साइड आता है रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर, तो वो तो बिल्कुल ही सेफ नहीं थे, उनको तो सच में निकलना ही चाहिए था। तो बस आधे शायद वहाँ बच्चे कुछ निकले कुछ नहीं निकले। अच्छा, अभी तो आप अपने घर पहुंच गई हैं, अपने परिवार के साथ हैं, अभी मैं अगर पूछूं कि वहाँ के लोकल नागरिकों का क्या हाल है और अभी लगभग कितने लोग वहाँ पर भारत के फंसे होंगे, जो आपको एक अंदाजा होगा क्योंकि आप वहाँ लोकल रही हैं 3 साल से, तो आपको पूरा आइडिया होगा कि अभी वहाँ कितने लोकल लोग फंसे हुए हैं जो भारत के हैं, और वहाँ के खुद लोकलाइट लोग कितने हैं जिनको कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही, और अभी ये स्थिति कितनी भयानक होने वाली है, इसका कुछ अंदाजा आप बता सकते हैं? फिलहाल अराउंड अगर मैं पूरा बच्चों की बात करूं इंडियंस की तो 20,000 तक होंगे बच्चे, और अभी भी जब मैं निकली तो मेरी 5th फ्लाइट थी, तो उस टाइम शायद 12, 13 या 1500 बच्चे निकले थे, लेकिन अभी की डेट में अगर देखा जाए तो शायद 2-3 हजार बच्चे निकल चुके हैं वहां से, बट अभी भी स्टिल वहां बहुत बच्चे हैं। आप देखिए रेशियो देखिए 20,000 कहाँ बच्चे, और अभी भी 3 या 4 हजार बच्चे ही निकले होंगे ज्यादा से ज्यादा, तो अभी बहुत बच्चे वहां फंसे हैं, बहुत बच्चे वहां फंसे। क्या लगता है इंडियन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ढीली पड़ रही है क्या? गवर्नमेंट उस टाइम पे थोड़ी नॉर्मल थी, बट अभी मैं सुन रही हूँ आज और कल में तो उन्होंने फोर्स अपनी बढ़ाई है, फ्लाइट्स भी बढ़ाई है इन्होंने अपनी, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर वो ऐसे और हेल्प करेंगे तो बच्चे जल्दी से जल्दी बाहर निकलेंगे। एक चीज और बोलना चाहूंगी गवर्नमेंट से कि जितना वो हमें बॉर्डर के बाद हेल्प कर रही है, प्लीज वो पहले भी हेल्प करे, क्योंकि जैसे हम जो सिटी थोड़ा बॉर्डर के पास है वो तो चलो हिम्मत करके सोचेंगे 1-2 घंटे का सफर हम कैसे भी निकल जाए, बट जो सिटी बहुत दूर है जैसे कीव हुआ, खार्किव हुआ, ये सब बहुत ही दूर है, अराउंड 1000 या 1000 से ज्यादा किलोमीटर, 14,000 किलोमीटर से आपका डिस्टेंस, तो वो बेचारे तो सोच भी नहीं सकते कि हम अकेले निकले कैसे वहां से। वो इतने दहशत में है कि उनके लिए तो बाहर अपने लिए फूड लेने के लिए मुसीबत है, तो वो कहाँ से बॉर्डर पहुंचने तक का सफर तय करेंगे। वो लोग बिल्कुल सेफ नहीं, अपने आप वो निकल ही नहीं सकते, बहुत डरे हुए हैं वो लोग, वो सोचते हैं जहां वहीं पड़े रहे। एटलीस्ट उनके लिए कुछ करे गवर्नमेंट, प्लीज वहां से उनके लिए अरेंजमेंट कराए, उनकी यूनिवर्सिटी से जो भी वहां से उन लोग को लेके आया जाए, वहां से बस का अरेंजमेंट कराए, जो भी कराए, वहां जाके वहां से कुछ उन लोग को निकाला जाए। कोई इतना इंतजाम नहीं है कुछ भी। बॉर्डर के पहले जब हम क्रॉस नहीं किए थे
फिर उसके बाद काफी चीजें वहां देखनी पड़ी। वहां पे धक्का धुक्की सब कुछ हो रहा है, कोई भी किसी पे चढ़ जा रहा है, बैग फेंक दे रहा है, हर इंसान अपनी अपनी जान सबको प्यारी है। यहाँ बात काटते हुए एक चीज और पूछना चाहेंगे कि जानकारी ये भी मिली थी कि वहां पर यूक्रेन पुलिस द्वारा भारतीय बच्चों के ऊपर हमला किया गया था, उन्हें पीटा गया था, इसमें कितनी सच्चाई? जी हाँ, अभी कल के परसों की बात है, मेरे फ्रेंड वहीं पे थे, तो वहाँ पे 2 लड़कियों को मारा गया है, उनके बाल खींच के उनको मारा गया है। और जैसे कि मैं भी वीडियो में भी देख रही हूँ, तो वहाँ पे जो लोग हैं जहाँ बॉर्डर पे खड़े हैं, बहुत भीड़ है, उनको पीछे ढकेला जा रहा है, उनके सामान के साथ उनको धक्का धुक्की दिया जा रहा है। बात ये है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा रश हो गया है, कोई वहाँ सिस्टमैटिक नहीं, कोई कुछ नहीं है, तो हर इंसान वहाँ परेशानी हो गया। चाहे यूक्रेन का भी वो है, आर्मी है, वो भी मुझे लगता है वो अरेंजमेंट नहीं कर पा रही है कि प्रॉपर कि हाँ कुछ वहाँ हो। तो वहाँ पे हर सिटीजन के लोग हैं, यूक्रेनियंस भी हैं, इंडियंस भी हैं, नाइजीरियंस हैं, हर कंट्री के लोग हैं। आपका यूक्रेन लगभग कितने समय पहले आप गई हैं और जाने का मेन कारण क्या था यूक्रेन? मैं 3 साल पहले यूक्रेन गई हूँ। मैं 3rd ईयर की एमबीबीएस की स्टूडेंट हूँ। मैं एमबीबीएस वहाँ पे कर रही थी, तो बस यही है, 3 साल पहले वहाँ गई हूँ। आपको क्या लगा कि ऐसी सिचुएशन जो बनी है रूस और यूक्रेन में, कब लगा कि वार्ता करते करते इतनी बुरी स्थिति हो जाएगी? कभी ऐसा एहसास हुआ? कभी नहीं, लिटरली बताओ, कभी हमने मतलब सोचा ही नहीं था कि इतना बुरा कंडीशन हो जाएगा। अब एक महीने पहले भी हम थोड़ा बहुत सुन रहे थे, इंडियन न्यूज में सुन रहे थे हम सारी चीजें, अराउंड फेब वगैरह में, सॉरी जैन वगैरह में, तो हमें उस टाइम ये लगा था कि नहीं यार इतना कुछ नहीं होगा, इतना कुछ नहीं हो सकता। जैसे नॉर्मल बॉर्डर पर जैसे अपने इंडिया पाकिस्तान हमने बॉर्डर का देखा है, सीन वैसा होता है, हमें भी वही लगा कि चलो यार रशिया और बॉर्डर ये सब होगा, रशियन आपका यूक्रेन बॉर्डर पे ऐसे होगा, क्योंकि 2014 में भी हो चुका है एक बार ऐसा, ये केस हो चुका है, तो लुहांस के केस में हुआ था, सिर्फ लुहांस के उन्होंने प्रॉपर एक सिटी को उन्हें डैमेज किया था। बट ये आइडिया नहीं था कि पूरा यूक्रेन ये लोग इतना डैमेज कर देंगे, ये किसी बच्चे को कोई अंदाजा नहीं था, कोई इतना सोच ही नहीं सकता। इवन वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, हमने उनसे भी हम बात करते थे, हमारे टीचर से हम बात करते, मैम ऐसा कुछ पॉसिबल है? वो कहते नहीं, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, इतना कुछ नहीं होगा, और हम तो वेस्टर्न पार्ट है, पूरा बॉर्डर साइड है हमारा, पोलैंड साइड बॉर्डर, तो आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बट जब सबसे बुरी कंडीशन तब लगी ना, जब उन्होंने अटैक कर दिया, जब उन्होंने एक साथ 7, 8, 10 शायद 10-12 सिटी में अटैक करा दिया, तब लगा कि नहीं, कोई यहाँ सेफ नहीं है, चाहे आप किसी भी पार्ट में रहो, आप सेफ नहीं हो, यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इससे पहले आप लोगों को कोई ऐसा आदेश दिया गया कि आप सुरक्षित नहीं है वहाँ, समय से पहले आप लोग बाहर निकल लीजिए, इस टाइप का कोई भी संदेश आपको दिया गया? या कितनी हेल्प रही गवर्नमेंट की? एम्बेसी ने हम लोग को और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर गोरखपुर से फिर दिखा सीएम योगी का गौवंश। सीएम योगी पहुंचे गौशाला, गोरखपुर में ही सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और सीएम योगी का वीडियो वायरल हुआ है। एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ का गौवंश प्रेम देखने को मिला है गोरखपुर में। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाय के बच्चों के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं, और इस तरीके के जो वीडियोस हैं वो लगातार सामने आते रहते हैं, जिससे पता चलता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितना प्रेम करते हैं गाय से। उनका गौवंश प्रेम एक बार फिर से देखने को मिला। इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो आपको बताते चले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस वीडियो को ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से गौ प्रेम हम कर सकते हैं, और गौवंश प्रेम इस वीडियो में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तो इससे पहले भी इस तरीके की वीडियो बहुत बार सामने आ चुके हैं। और अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हरियाणा बजट 2022 से जुड़ी हर एक खबर।